हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग काफ़ी बढ़िया होंगे, वेल एंड गुड होंगे। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पटवारी एग्ज़ाम की, जो कि मैंने दिया है। तो आप में से भी आई थिंक काफ़ी सारे लोगों ने, क्योंकि इस बार काफ़ी सारे लोग प्रेजेंट थे पटवारी के एग्ज़ाम में। और उसके मुझे दो रीज़न लगते हैं कि एक तो भाई जो होम डिस्ट्रिक्ट था वो मिला था सबको, और एक दूसरी चीज़ की पेनल्टी के डर से कि भाई पेनल्टी भरनी पड़ेगी, उस चक्कर में एग्ज़ाम दिया था कई लोगों ने। और मेरे भी ये दोनों ही रीज़न थे, क्योंकि मैं सिर्फ कोई पेनल्टी वगैरह देने का मेरे को इरादा नहीं था, तो मैंने सोचा एग्ज़ाम ही देकर के आ जाते हैं। दूर भी नहीं है, सेंटर नज़दीक ही है। और बस यही रीज़न था, क्योंकि फिर एग्ज़ाम देने में ऐसे कोई बुराई भी नहीं है। तो तैयारी वगैरह तो मेरी थी नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि मेरी तैयारी किस एग्ज़ाम की चल रही है। तो मैं और मेरी एक और फ्रेंड थी, हम दोनों देने गए थे। मैं दोनों डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो वो जैसे जहाँ पे मैं रहती हूँ, मेरा गांव है, वहाँ से करीब 35 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो हमारे गांव में तो ऐसे बस की वगैरह की कोई सुविधा नहीं है ट्रांसपोर्ट की, तो हम एक दूसरे गांव में जो हमारे गांव से 2-3 किलोमीटर दूर है वहाँ पर गए। फिर हम लोगों ने रोडवेज बस का वेट किया कि किराया ना देना पड़े और फ्री में हमारा ट्रेवल भी हो जाए, फ्री में सेंटर तक पहुँच जाए। बट 1 घंटा वेट करने पर भी वहाँ पे कोई भी रोडवेज की बस नहीं आई। फिर हमने सोचा कि ऐसे तो हमें लेट हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोगों ने एक प्राइवेट बस ली और हम शहर गए, जो शहर हमारे गांव से करीब 8-10 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो वहाँ पर हमने सोचा कि वहाँ पे ज़्यादा बसेज आएंगी, तो वहाँ पे हो सकता है हमें अवेलेबल हो जाए रोडवेज बस। फिर वहाँ पर जाने के बाद एक बस आई, बट वो बस हमसे काफ़ी दूर थी, और उसमें इतने ज़्यादा स्टूडेंट पहले से मौजूद थे कि उन्होंने बस को आगे आने ही नहीं दिया। जहाँ पर वो थोड़ी सी उसकी स्पीड कम हुई, थोड़ी सी वो रुकी, वहीं पे स्टूडेंट उसमें चढ़ना स्टार्ट हो गए। तो वो बस तो इधर आई ही नहीं, फिर वो सीधे ही निकल गई। तो हमने सोचा कि हमें थोड़ा सा तो संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, थोड़ा धक्का मुक्की करना पड़ेगा और अपनी सीट को हासिल करना पड़ेगा, वैसे वरना ऐसे खड़े खड़े नहीं मिलेगी। फिर जो दूसरी बस आई, उसके 5-7 मिनट बाद एक और बस आई, तो उसमें भी मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट थे, बट हम भी उसमें सवार हो लिए। सीट वगैरह नहीं मिली, मैं तो खड़ी थी, मेरी फ्रेंड को मिल गई थी सीट, बस वो भी कोई ऐसे पीछे की सीट थी जिसपे झटके ज़्यादा लगते हैं। तो ऐसे जैसे तैसे करके हम लोग सेंटर पर पहुंच गए, और फिर मतलब 12:30 बजे के करीब हम लोग पहुंच गए थे। और वहाँ पे खूब सारा ट्रैफिक था, क्योंकि एक शिफ्ट का पेपर स्टार्ट होने वाला था, और एक शिफ्ट का पेपर मतलब सुबह हुआ था, तो कई स्टूडेंट आ रहे थे और कई पेपर देने के लिए जा रहे थे। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था मतलब शहर में। तो थोड़ा सा बस से उतरने के बाद, थोड़ा चलने के बाद मुझे ऑटो मिल गया था, तो हम दोनों का सेंटर अलग अलग था। फिर आजकल ऑटो वाले इतनी मनमानी करते हैं, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जहाँ पे 20 रुपये लगने चाहिए वहाँ पे 50 लेते हैं, 50 की जगह पे 100 लेते हैं, मतलब फुल अपनी मनमानी की। जिधर जहाँ बेरोजगार इंसान दिखाई दे उसको लूट लो, क्योंकि इनकी तो मजबूरी है, इनको सेंटर पे पहुंचना है और इनको पता है नहीं, और इन्हें अपनी हेल्प तो लेनी पड़ेगी, तो वो अपनी मनमानी करते हैं, मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। तो चलो भाई, हमें भी डिपेंड होना ही पड़ता है कि ये जल्दी पहुंचा देंगे, वरना हमें लेट ना हो जाए, हम कहीं गलत जगह पे ना पहुंच जाएं, तो चलो ऑटो में ही चल पड़ते हैं। तो ऐसे सोच कर कि ऑटो तो लेना ही पड़ता है। ज़्यादातर ऑटो लेते हैं, मतलब जो अकेले ट्रेवल करते हैं, या फिर जो खुद का कोई व्हीकल लेकर के नहीं जाते हैं, वो ऑटो की हेल्प लेते हैं। और फिर यही होता है। तो मेरे से भी उसने इतनी दूर तो सेंटर नहीं था, बट उसने जो बोला कि मैं तो इतना किराया लूँगा, अपने उतना मुझे देना ही पड़ा। फिर उसके बाद 1 बजे के आसपास, 1 बजे से पहले ही मैं सेंटर पे पहुंच गई थी, और फिर 1:30 बजे के आसपास मैंने एंट्री ले ली थी। और फिर वहाँ पे भी मतलब सेंटर पे पहुँचने के बाद जिसके पास अपना बैग वगैरह सामान वगैरह होता है, वो रखने के लिए भी एक अलग से देखना पड़ता है कि भाई कहाँ पे कोई शॉप अब वगैरह अवेलेबल हो, तो वहाँ पे अपना सामान जमा करवा दें। और फिर वो शॉप वाले भी अपने हिसाब से मनमानी करते हैं कि कोई 20 रुपये लेता है, कोई 30 रुपये लेता है सामान रखने के। बट मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि एक शॉप पे बच्चे बैग जमा करवा रहे थे। तो मैंने पूछा कि भैया आप यहाँ पे बैग जमा कर रहे हो क्या? फिर उन्होंने बोला कि हाँ जमा कर रहा हूँ, आपको रखना है तो रख दो। मैं बोली कितने पैसे देने पड़ेंगे? फिर बोला पैसे नहीं देने हैं, आप जस्ट रख दो। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी, तो कि वो केवल हेल्प कर रहे थे बच्चों की, वो ऐसे कोई नाजायज़ बच्चों को लूट नहीं रहे थे। वरना ऐसे ही होता। मैंने जितनी भी बार पेपर देने जाती हूँ, जैसे कई बार जयपुर सेंटर आता है, तो वहाँ पे भी स्कूल के आसपास जो दुकानें वगैरह होती हैं, वहाँ पे बच्चे बैग जमा करवाते हैं, और उनसे 20 रुपये या 30 रुपये ऐसे पर स्टूडेंट लिए जाते हैं, बदले में एक टोकन दिया जाता है, फिर वापस आकर के टोकन दो और अपना बैग ले लो। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि भाई उन्होंने ऐसे कोई पैसों की डिमांड नहीं की, वो बस बोले कि हाँ आप रख दो,
और फिर पेपर होने के बाद आप अपना बैग ले लेना। फिर 2 बजे के आसपास मतलब एंट्री बंद हो जाती है, तो उससे पहले एंट्री ले ली थी 1:30-2 बजे के आसपास। फिर पेपर आया तो पेपर में मेरी तो कोई सीरियस तैयारी ऐसे थी नहीं, बट पेपर इजी था। राजस्थान जीके हो गया, मतलब मेरे को जो इजी लगा मैं वो बता देती हूँ, जो मेरे को टफ लगा वो बता देती हूँ। कि राजस्थान जीके हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, तो मेरे को थोड़े ठीक लगे, मतलब इजी लेवल के ही थे। और रीजनिंग के कुछ सवाल मेरे को लगा कि थोड़े से हार्ड है, या फिर मेरे को लगे क्योंकि मैंने वैसे सवाल कभी देखे नहीं थे। कि एक क्वेश्चन तो आया था, उसमें कुछ डिकोड करना था, मतलब मेरे से वो डिकोड ही नहीं हुआ कि इसका आंसर कैसे निकालना है। सेकंड शिफ्ट में था ऐसा क्वेश्चन, तो उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे, तो वो तीनों ही फिर मेरे को मैंने नहीं किए, क्योंकि समझ में ही नहीं आया क्वेश्चन की कैसे होगा ये सोल्व। और मैथ भी, मैथ आई थिंक इजी टू मॉडरेट थी, इतनी ज़्यादा टफ भी नहीं थी, क्योंकि मुझे तो लगता है कि अगर मैंने सवाल किए हैं तो फिर वो इजी लेवल के ही थे, तभी मेरे से हो गए, वरना मेरे से मैथ इतनी हो नहीं पाती है। तो मैंने मैथ के मतलब काफ़ी क्वेश्चन किए थे, कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मेरे को नहीं आए मैथ के। और बाकी करंट के कुछ क्वेश्चन हो गए, और जो इंडिया जीके था वो हो गया, क्योंकि इंडिया जीके भी नहीं पढ़ा हुआ, और करंट भी आजकल करंट के टच में तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। और कंप्यूटर भी अच्छा था, कंप्यूटर ऐसे टफ नहीं आया था, नॉर्मल कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, तो वो भी हो गए थे। तो मुझे लगता है कि अगर मैंने करीब 115 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो जिसकी तैयारी अच्छी थी, जिसने प्रॉपर तैयारी की थी, मतलब जिसका टारगेट ही पटवारी था, सीरियस वाले जो स्टूडेंट होते हैं, तो आई थिंक उन्होंने बढ़िया क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। 130 के आसपास, 125 के आसपास उनके क्वेश्चन आराम से हो गए होंगे। तो ओवरऑल ठीक था पेपर, बट फिर भी अगर कंपैरिजन करें तो पहली शिफ्ट की तुलना में सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो थोड़ा सा टफ बताया जा रहा है। और फिफ्थ ऑप्शन का तो मैंने काफ़ी ध्यान रखा था, क्योंकि मेरे पास मुझे तो एक्सपीरियंस हो चुका था कि फिफ्थ ऑप्शन में गड़बड़ होती है। तो मैंने, जब मेरे पास 1.5 घंटा बचता है ना, हाँ 1.5 घंटा जब रहा था, तब मैंने ओएमआर फिल करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ओएमआर फिल करने में काफ़ी टाइम जाता है, और ये चीज़ जब हम लास्ट के लिए छोड़ देते हैं तो बड़ा पैनिक हो जाता है उस टाइम में। तो 1.5 घंटा मैंने क्वेश्चन पेपर सोल्व किया। फिर जैसे ही 1.5 घंटा हुआ, मैंने ओएमआर फिल करना स्टार्ट कर दिया। और फिर ओएमआर फिल करने में भी एक एक मतलब नंबर देखना, क्वेश्चन नंबर देखना, फिर उसके आगे गोले भरना, तो उसमें कम से कम 20 से 25 मिनट लग गए होंगे। 150 जो गोले थे उसमें से, मतलब मैंने शायद 100 के आसपास क्वेश्चन भरे थे, 95 या 100 के आसपास, तो उसमें इतना टाइम लग गया था। उसके बाद 1 घंटा बचा था, तो फिर मैंने जो रीजनिंग के और मैथ के जो क्वेश्चन बचे हुए थे वो निकालना मैंने स्टार्ट किया। और वो भी मतलब उसके बाद कोई पैनिक नहीं रहता, कि आपको पता आपने ओएमआर में गोले फिल कर दिए हैं, तो अभी आप रिलैक्स होकर के जो निकालने वाले क्वेश्चन हैं, क्योंकि मैंने वो छोड़ रखे थे जो मेरे को टफ लग रहे थे, मैथ और रीजनिंग, मैंने सोचा लास्ट में निकालेंगे। पहले जो मेरे को इजी लग रहे थे वो मैंने कर दिए। तो फिर जब 1 घंटा बचा, तो मैंने उन क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट किया, और फिर लास्ट तक सोल्व किए। और फिर लास्ट में जब 5 या 4 मिनट बचे, मतलब साथ के साथ उनको फिल भी करते गई। फिर 5-7 मिनट बचे, और उसमें मेरे को ये कंफर्म हो गया कि भाई ये नहीं आ रहे क्वेश्चन, तो 5-7 क्वेश्चन थे, तो उसमें मैंने लास्ट का फिफ्थ ऑप्शन था वो फिल कर दिया। तो एक जो, जब आप किसी एग्ज़ाम की ऐसे बढ़िया से आपकी तैयारी होती है, तब मुझे लगता है कि आप उस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा पैनिक करते हो, ज़्यादा आप स्ट्रेस में आ जाते हो, ज़्यादा आपको टेंशन होते हैं। जैसे मेरे को पता था मैंने पटवारी कोई तैयारी की नहीं है, तो मैं इतनी रिलैक्स होकर के, जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ, इतना ही रिलैक्स होकर के मैं एग्ज़ाम हॉल में वहाँ पे पेपर कर रही थी। मतलब बिल्कुल भी ज़ीरो स्ट्रेस था, बिल्कुल भी कुछ भी टेंशन नहीं थी। जितना हो रहा है बढ़िया है, नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, जो आ रहा है वो आराम से करो। और मतलब बिल्कुल भी ऐसे किसी चीज़ का मैंने स्ट्रेस वहाँ पे मेरे को हुआ ही नहीं। और जब जैसे फर्स्ट ईयर का था, उसकी मेरी तैयारी थी, तो उसमें इतना कभी इतनी घबराहट हो रही है, कभी मतलब अलग ही तरीके की फीलिंग होती है। तो ये हर स्टूडेंट समझ सकता है, जो भी सीरियस तैयारी करके जाता है, वो अपने आप के ऊपर एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी उसको दबाव महसूस होता है। तो ऐसे करके 6-10 पर जो पेपर था वो ख़त्म हो गया। फिर अपना सेंटर से निकल गई, अपना बैग वगैरह लिया, और फिर बस स्टॉप पे पहुँचे, तो वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते 6:30 के आसपास हो गए थे। और फिर हाँ, जो मेरी फ्रेंड थी उसको थोड़ा-सा और ज़्यादा टाइम लग गया, तो 6:40 के आसपास तक बस स्टॉप के ऊपर हम लोग वेट कर रहे थे।
एक दो बसें आई बट वो इतनी फुल, इतनी ठकाठक वो भरी हुई थी कि उनमें पैर भी रखने की जगह नहीं थी। तो इस चक्कर में हम लोग खड़े रहे, काफ़ी बस वाले वहाँ पे रोक ही नहीं रहे थे क्योंकि उनकी बसेज़ ऑलरेडी फुल थी। उसके बाद थोड़ा 7 बज गए और फिर ऐसे अंधेरा सा होने लगा। फिर तो हमने सोचा कि भई जो भी बस बस आ जाए तो फिर जैसे-तैसे करके घर पे पहुँच जाएँ। फिर एक बस आई तो वो उसमें थोड़ी-सी मतलब जगह तो उसमें बिल्कुल नहीं थी। बट ऐसे था कि भई खड़े होकर के जैसे-तैसे सफ़र कट जाएगा। फिर वो बस जैसे ही रुकी तो इतनी ज़्यादा सवारियाँ थी वहाँ पे उसमें, बस के अंदर घुसे हैं और बड़ी मुश्किल से उसमें खड़े, पैर रखने की और ऐसे मतलब सीधे खड़े होने की भी जगह नहीं थी उस बस में, इतनी फुल भरी हुई थी। ऐसे लग रहा था एक बस के अंदर 2 या 3 बसों की सवारियाँ हैं। बट कर भी क्या सकते थे, इतने बच्चे थे, उनको घर पे जाना था और जैसे-तैसे भई चलो थोड़ा परेशान हो लेंगे बट जाना तो पड़ेगा ही। एक तो इतना परेशान होकर के आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, बट हमें तो आधे रास्ते के बाद सीट मिल गई थी क्योंकि मैं जहाँ पे खड़ी थी, वो वाली सवारी थी, वो आधे रास्ते के बाद उतर गई थी, तो हमें सीट मिल गई थी। तो लेकिन फिर भी वो बस काफ़ी ज़्यादा मतलब मैंने तो ऐसा ट्रैवल काफ़ी टाइम के बाद ही किया होगा इतनी फुल बस में, बट चलो ठीक है। इसके बाद मतलब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास हम लोग घर पे पहुँच गए थे, तो ये पूरा उसका स्टोरी है पटवारी एग्ज़ाम की। अभी मैंने सोचा कि अगर मैं पटवारी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो बना ही रही हूँ, तो क्यों ना कट ऑफ के बारे में भी आइडिया दिया जाए, क्योंकि सब लोग एट द एंड कट ऑफ ही जानना चाहते हैं कि पटवारी की जिन्होंने पेपर दिया है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो उसके लिए मैंने काफ़ी वीडियोज़ वगैरह देखे थे कि भई जो टीचर्स जिनके पास स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अच्छी तैयारी वगैरह करवाई है बच्चों को, जिन्होंने सिलेबस करवाया है, जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ लगाई हैं, जिनके पास ऐसे टॉप स्कोरर स्टूडेंट हैं, वो शायद उनका आइडिया एक तरीके से सही भी होता है कि वो जो बताते हैं वो कट ऑफ। तो मैंने काफ़ी वीडियो देखने के बाद जो मुझे आइडिया लग पाया है वो यही है कि 115 से 125 के बीच में जिसके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इतने क्वेश्चन जिनके बन रहे हैं, तो उनका सेफ स्कोर मतलब सेफ जोन माना जा सकता है कि हम उनका सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं 115 से 125 के बीच में। 25 से ऊपर तो शायद ही मतलब 2-4 क्वेश्चन का हो सकता है कि उसमें चेंजमेंट आ जाए, बट 115 125 इतने तक ही रह सकती है। तो ऐसे लगता है कि भाई पेपर इजी था, बट नेगेटिव के चक्कर में काफ़ी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि जब मैं पेपर देने गई तब मैंने भी थोड़ी देर के लिए फ़ोन चलाया था बीच में। तो उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट के पेपर दे करके जो बच्चे निकले थे, उन्होंने ये बोला था कि हम भाई इतना इजी पेपर है कि 140 प्लस हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उस चक्कर में काफ़ी बच्चों ने सेकंड पेपर में ये सोचा होगा कि भाई फर्स्ट वाले तो इतने इतने करके गए हैं, तो हमें भी जैसे तैसे करके इतना तो आंकड़ा पार करना ही पड़ेगा। तो उस चक्कर में उन्होंने, हो सकता है कि कई बच्चों ने नेगेटिव भी कर दिए हों। तो ऐसा नहीं होता है कि भाई हो सकता है उनका पेपर में कुछ क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन का डिफरेंस हो कि वो इजी आ गए हों। बट जब आप घर पर आते हैं और फिर आप एक-एक क्वेश्चन की जाँच करते हैं, तब पता चलता है कि भई वास्तव में आपके कितने नंबर बन रहे हैं। और वो जो आंकड़ा होता है वो हर किसी का डाउन आता ही आता है घर पे आने के बाद। तो मैंने अगर जैसे 115 क्वेश्चन किए थे, तो मेरा मेरा आइडिया है कि मेरे 10-12 क्वेश्चन तो उसमें गलत होंगे ही, ज़ाहिर-सी बात है। तो हो सकता है कि मेरे 100 के आस-पास क्वेश्चन उसमें सही बचे हों, हो सकता है उतने भी ना बचें, क्योंकि मैंने मिलाया भी नहीं है, मिलाने का वैसे कोई फ़ायदा नहीं है। तो और जो सेकंड शिफ्ट थी, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे डाउटफुल भी बताए जा रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन मैंने सुना है कि उनमें मतलब हो सकता है कि वो क्वेश्चन ऐसे कैंसल भी हो जाएँ। तो अभी आपको आंसर की पे उतना भरोसा करना भी नहीं चाहिए। वो तो एक कट ऑफ बताने का ऐसे ट्रेंड सा चल पड़ा है कि सब अपनी-अपनी कट ऑफ शेयर करते हैं, जिसको जो सही लगती है उस हिसाब से। और मैंने देखा है कि कइयों की कट ऑफ में कई लोग कट ऑफ को इतना मतलब इतना ज़्यादा डिफ़रेंस आता है कि कट ऑफ में इतना डिफ़रेंस आ ही नहीं सकता। कोई 105 तक बता रहा है। कई ऐसे भी हैं जो 100 से 105 भी बता रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी डाउन कट ऑफ जाएगी। बाकी हर जो बताने वाला होता है वो यही बोलता है कि हाँ मेरी कट ऑफ है और इसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, इससे 1-2 नंबर ऊपर नीचे ही रहेगी। बट आपको मतलब जब तक रिजल्ट ना आ जाए, जब तक वास्तविक कट ऑफ ना आ जाए, उस टाइम तक मतलब ऐसे आइडिया देना या फिर अंदाज़ा लगाना गलत ही होता है। और ज़ाहिर-सी बात है कि भई कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई जाएगी नहीं, नेगेटिव मार्किंग की वज़ह से अगर नहीं होती तो हो सकता है कट ऑफ और भी ज़्यादा ऊँची जाती। बट अभी चलो जो होना था सो हो गया। तो अभी आप आगे का सोच सकते हैं, आगे आपको जिस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है उसका टारगेट बना कर के उसकी अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि कई बच्चे होंगे जिन्होंने तैयारी की होगी, उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ होगा, तो अभी आगे और चांस है, क्योंकि इतना जल्दी आप हार अभी मानने का इतना टाइम है नहीं कि आप एक पेपर को लेकर के दुखी होकर के बैठ जाएँ।
आगे अभी चांस है 1-1, 2-2 महीने तो जैसे सेकंड ग्रेड है, फिर फोर्थ ग्रेड है, उसके बाद वीडियो का एग्ज़ाम आ जाएगा। तो अभी कुछ मौके और हैं आपके पास, तो हो सकता है इसमें ना से आपका अगली भर्ती में हो जाए। तो उसके लिए आपको तैयारी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। और अभी तैयारी अच्छी भी है, क्योंकि आजकल एक चीज़ ये हो गई है कि 50% सिलेबस जो है वो मतलब लगभग सेम आता है राजस्थान जीके के कारण। तो इन एग्ज़ाम में लगभग आपको 50-60% सिलेबस जो है वो सेम सेम देखने को मिलेगा। तो आप एक के साथ मतलब 2-3 एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। जैसे फोर्थ ग्रेड है तो आप वीडियो की तैयारी के साथ साथ उसकी भी आपकी तैयारी मतलब हो जाएगी। तो ऐसे करके अभी जितने भी चांस बचे हुए हैं उनके ऊपर ध्यान दे करके आई थिंक उसकी तैयारी की अपने को बेहतर बनानी चाहिए इस टाइम पे। तो आप अपना स्कोर अगर किसी ने दिया हो तो शेयर कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो ये थी आपकी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।